हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये इस ड्रामे का सेकेंड लास्ट एपिसोड होगा। मैं लास्ट एपिसोड जल्दी लाऊंगी। हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था सोफिता को राविन किडनैप कर लेता है और वो एक अजीब सी जगह पे उसे बंद करके रखता है। वो भागने की ट्राई कर रही थी, लेकिन आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तब तक वहाँ पर ओइन आ चुका था। साथ में ओइन अपने 1-2 लोग लेके आया हुआ था, जिस बात की वजह से सोफिता फिर से बांधी जाती है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में जेट को वो वॉइस एनालाइजर देख रहा था। सोफिता ने जब कॉल किया था उसको वॉइस ओवर जो वॉइस चेक करने वाले आर्टिस्ट होते हैं ना, वो लोग आके चेक करते हैं और उस बैकग्राउंड वॉइस और सोफिता का साउंड को अलग करने के बाद ऐसा पता लगता है कि वो जगह कोई समुद्र के नज़दीक वाली जगह था, क्योंकि वो समुद्र की ओर से साउंड आ रहा था। हम देखते हैं अगले वाले सीन में ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अभी सोफिता की स्टेप मॉम जो राविन की भी मॉम है, उनके पास उनके असली वाले हस्बैंड यानी कि राविन के पापा चले जाते हैं और राविन के बारे में पूछने लगते हैं। पहले तो मना कर रही थी, तभी जेट आता है और पुलिस वालों के साथ उनके सामने ऐसा बोलता है कि अभी हमें पता चल गया है विन कहाँ पर है। अगर वो कुछ भी सुविधा करने के बारे में सोचेगा तो उसे वहीं पर शूट करने का ऑर्डर मिला है। ऐसा ही लोग बातें कर रहे थे। ये सुनने के बाद सुविधा की स्टेप मॉम तो शॉक हो जाती है और वो बोलती कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है राविन कहाँ पर है, मैं ले जाऊँगी, प्लीज़ उसे मत मारो। ये सुनने के बाद जेट वॉज लाइक हाँ तो आपको पता था ना, और हमने भी एक जानबूझ के किया ताकि आपको पकड़ सके और आपके थ्रू हम वहाँ पर जा सके, बोलता है। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में सोफिता को विन लेके कहीं जा रहा था। मास्क पहना हुआ था, बेचारी की हालत बहुत ख़राब थी। जब वहाँ पर ऐसे अपार्टमेंट वाले लोग देखते थे तो वो ऐसा बोलता था कि मेरी वाइफ अभी बीमार है और वो उसे लेके जाने की ट्राई कर रहा था। हमें दिखाया जाता है जेट पुलिस वालों के साथ आया हुआ था और यहाँ पर ये बोला गया था कि जो सोफिता की स्टेप मॉम थी उन्होंने ये बोला था राविन का एक दोस्त है जिसका एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो शायद वो वहाँ पर हो सकता है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। जितने भी पुलिस के मेंबर्स आए थे वो 2 ग्रुप में बांट जाते हैं और जेट दिखता है सोफिता को विन ले जा रहा है तो उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब बिल्डिंग के छत पे जेट सीधा विन पे टारगेट कर रहा था और वो बोला था कि सोफिता को जाने दो, लेकिन विन बोलता है कि अगर तुम चाहते हो जिंदा रहे तो यहाँ से चले जाओ वरना कोई फ़ायदा नहीं। जेट वहाँ से जा नहीं रहा था क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कहीं ये सोफिता को हार्म ना करे। तो अभी विन बोलता है कि अब ठीक है हम दोनों साथ में मर ही जाएंगे, ऐसे भी अगर तुम शूट करोगे तो भी मैं इसे लेके नीचे जाऊंगा, चुपचाप ऐसे जाओ, बोला था। तभी सुविधा बोलती कि तुम्हें मरना है, कोई बात नहीं, चलो साथ में मरते हैं। विन बोलता है कि तुम मेरे माइंड के साथ गेम मत खेलो और उसके बाद वो बोलता है कि इसकी वजह से मैंने अपने लवर को खोया है। सुविधा बोलती है कि तुम्हारा मतलब रिन। तो विन बोलता है कि हाँ मैं रिन से बहुत प्यार करता था, मैंने किसी से प्यार किया है तो अपनी लाइफ में बस वो रिन है और हम दोनों साथ में रह भी पाते अगर इसकी वजह से वो सब हुआ था, ये हमारे बीच में आया था, ऐसा वो बोलता है। और ये सुनने के बाद सोफिता को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या करती, तभी हमें दिखाया जाता है विन बोला था कि मैं सोफिता को हार्म करूँगा और जेट ना तो आगे बढ़ पा रहा था ना तो उसे शूट कर पा रहा था। तभी वहाँ पर सोफिता की स्टेप मॉम और जो उनके पापा सब पुलिस वाले और सोफिता के पापा सब लोग आ जाते हैं और वो लोग उसे रोकने के लिए बोल रहे थे। तो गाइस यहाँ पर 2 चीज़ रिविलेशन होती है। पहले तो सोफिता उनसे बोलती है कि जेट की वजह से नहीं, वो कृथा की वजह से रिन मरी है। पहले तो वो यकीन कर नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद सोफिता की स्टेप मॉम बोलती है सच है। और एक पास सीन में दिखाया जाता है रिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, डिप्रेस थी, उसे समझ में आ नहीं रहा था एक्चुअल में क्या करना है। जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो इस टाइम पे सोफिता की स्टेप मॉम ने उसे ये सजेशन दिया था कि तुम बेबी को एबॉर्ट करवाओ, क्योंकि अगर अभी तुम बहुत यंग हो और तुम्हारे पापा की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेबी तो कभी भी रख सकती हो, ऐसा बोल के उसने आइडिया दिया था कि तुम बेबी को एबॉर्ट करवाओ। और शायद इसीलिए रिन ने पिल्स बहुत ज़्यादा ही ले लिया था और ओवरडोज होने की वजह से वो मारी गई थी। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे। सोफिता के पापा तो उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ गया था, तो उन्हें हॉस्पिटल पे ले जाना पड़ता है। और फिर से हमें दिखाया जाता है जो सोफिता थी वो अपनी स्टेप मॉम को बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी विन बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, रिन के लिए मैं बदला लूँगा, बोल के वो अपनी मॉम यानी कि सुपत्रा को वो शूट करने वाला था। तभी विन के पापा बोलते हैं कि तुम इसे शूट नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी असली मॉम है। ये सुनने के बाद विन बोलता है कि यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे पता है ये सच नहीं है, ये मत बोलना कि आप इस कमीनी औरत से सो के मुझे पैदा किया हुआ है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा असली पापा नहीं हूँ बेटा, मैं बस तुम्हारी मम्मा का बड़ा भाई हूँ। एंड देन हमें ये पता चलता है कि जो सोफिता की स्टेप मॉम थी वो ऐसे ही पैसों के लिए तो भूखी थी और विन उनसे पैदा हो गया था किसी ना एक हस्बैंड से, और उनके डेथ होने के बाद
बाद उन्हें अब वही है, बच्चे को अकेले बड़ा कर नहीं पाई और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने बड़े भाई को सौंप के वो फिर से कोई अमीर बंदा पटाने आई और जहाँ पर सोभिता के पापा उससे मिल गए। एंड रेस्ट इज द स्टोरी। ये सब सुनने के बाद ओइन बोलता कि ये सब बकवास है, मैं इस औरत के बेटे हो ही नहीं सकता बोल के वो ऐसे थोड़ा ट्रॉमा में आ गया था। तभी होता क्या है कि नीचे से पोंग और हिया एक वो जो ड्रोन होता है ना वो ऊपर ऐसे भेजते हैं, तभी उनका ध्यान वहाँ पर गया तो वो शूट करने वाला था। सोभिता को जेट इशारा कर चुका था भागो वाला और सोभिता भागती है, सोभिता को विन शूट करने वाला था, जेट उसे शूट करता है। इससे पहले पुलिस वाले उनको शूट करते हैं और सोभिता जेट के गले में से लग जाती है, मतलब वो उसे बचा लेता है। लेकिन उनको इतने सारी गोली लगती है, साथ में वो सीधा छत से नीचे लैंड होता है और जो देखने के बाद बेचारा पोंग तब बेहोशी हो गया था क्योंकि विन बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। अगले सीन में सोभिता, उसके पापा, जेट सब लोग जाते हैं वान से मिलने के लिए क्योंकि आज जो सोभिता पकड़ी गई थी, मतलब वो इनको ये लोग ऐसे पकड़ पाए थे, उसका मैनेजर वान भी थी। तो वान बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत लेट थी लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए यही कर पाई ही। और सोभिता उसे थैंक यू बोलती है और सोभिता के पापा उसे थैंक यू बोलते हैं और वो बोल रहे थे कि तुम ही दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल पे हम लोग ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। लेकिन वान को ये नहीं चाहिए था। अब हम चलते हैं। वान एक नर्स थी और सोभिता जेट रिन के ग्रेवयार्ड पे थी। वान की तरफ से एक फ्लावर का बुके रिन के ग्रेवयार्ड पे रखा जाता है और उसके बाद वान बोलते कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था अगर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आऊँगी तो लोग तुम्हें ये बोलेंगे कि ऐसी लड़की की भी ऐसी दोस्त है। मतलब अब वान तो ऐसे अच्छी लड़की थी नहीं, नॉर्मली बहुत सारे लड़कों के साथ हुआ करती थी, तो वो बस नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो जिस दोस्त से इतना प्यार करती है उस दोस्त के बारे में ऐसे बोलेंगे उसकी वजह से। इसलिए वो कभी भी बड़ी होने के बाद जब वो बैंकॉक वापस आई थी तो वो रिन से मिलने नहीं आई और उसके बाद वो बोलती कि लेकिन फिक्र मत करो दोस्त, मैं अब तुम्हारे साथ आ रही हूँ और हम लोग अब इसके बाद कभी भी अलग नहीं होंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी बुरे लोगों से, ऐसा बोलती है। ये बोलने के बाद बेचारी वान वहीं पर मर जाती है। एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन था। हम देखते हैं अगले वाले सीन में घर पे जेट भागते सोभिता और सोभिता के पापा के पास आता है और वो बोलता है पुलिस ने मुझे कॉल किया था और एक न्यूज़ बताया। सो हम चलते हैं। जो सोभिता की स्टेप मॉम थी उनको इतना गिल्ट लगा था अपने बेटे के मरने के लिए, मतलब अगर उनके मन में लालच सब कुछ ना होता तो शायद उनका बेटा जिंदा होता। तो इसी बात की वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही खुदकुशी कर लिया था। इस तरह से एक ही एपिसोड में 3 लोगों की मौत हो जाती है। अगले सीन में सोभिता को मैसेज आता है पुलिस का। तो असल में क्या था ना, जेट के ऊपर कोई भी चार्जेस लगने वाले नहीं थे क्योंकि एविडेंस था नहीं और जेट ने इतनी मदद की थी पुलिस की, जिस बात की वजह से सोभिता भागते हुए अपने पापा जेट के पास आके बोलती है। सोभिता के पापा बोलते कि वो तो हमें पता था। जेट बोलता कि सर आप क्या कर रहे हैं, हमने प्लान किया था ना, हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि हमें पता ही नहीं, बेचारे को खुश होने देते, आपने तो काम ही बिगाड़ दिया। सोभिता के पापा बोलते कि अरे मैं तो भूल गया था। और उसके बाद सोभिता बोलती कि ठीक है अगर आप लोगों को पता है तो मैं मीटिंग पे जा रही हूँ बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हम मीटिंग में सीधा दिखते हैं मेन क्या हुआ था ना, सोभिता के पापा जो हिया थे उनको इस कंपनी के बॉडीगार्ड का एडवाइज़र बना देते हैं, मतलब बॉडीगार्ड का सबसे बड़ा पोजीशन जो भी हो। और साथ में अभी एक फॉरेन ब्रांच भी खुलने वाला था इस कंपनी का और कंपनी का सिचुएशन पहले से बहुत सही हो गया था कृथा के जाने के बाद। तो यहाँ पर सोभिता के पापा ये बोलते थे कि फॉरेन डायरेक्टर, मतलब फॉरेन डिपार्टमेंट के लिए, फॉरेन ऑफिस के लिए अभी डायरेक्टर जेट को ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं। अगर सारे शेयर होल्डर खुश थे तो ये सुनने के बाद शेयर होल्डर मना कर देते हैं। सोभिता के पापा बोलते कि ऐसा क्यों। तभी एक शेयर होल्डर बोलता है कि नो डाउट जेट बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत हम्बल भी है और गुड लुकिंग, सब कुछ सही है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है उस बात की वजह से हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारी कंपनी, हमने इतना पैसा लगाया इस कंपनी में और इस कंपनी में एक फॉरेन डिपार्टमेंट खुल रहा है, फॉरेन में ऑफिस खुल रहा है, उसका डायरेक्टर एक एक्स क्रिमिनल होगा, ये सही नहीं है। और ये बात इतनी बढ़ जाती है कि सोभिता भी सिचुएशन को संभालने की ट्राई कर रही थी लेकिन कोई भी इस बात पे ओके नहीं होता। जेट बोलता है कि एसपी मुझे यहाँ पर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आज ही इस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ बोल के वो बाहर चला जाता है। सोभिता जेट के पीछे पीछे जाती है और वो बोलती कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हम किसी को रोक नहीं सकते और लोग तो कुछ भी बकवास करते रहेंगे, क्या तुम उन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, तुम छोड़ क्यों रहे हो जॉब। ये सुनने के बाद जेट बोलता है कि
वो कुछ बोलने वाला था, तभी वहाँ पर सोफिता का ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय से बात करते हुए जा रहे थे और वो बोल रहे थे कि अरे सोफिता को डेट कैसे कर सकता है, सोफिता इतनी बड़ी फैमिली की बेटी है और इसके पास इतना पैसा है, रेपुटेशन है, सब कुछ है, और वो भले ही अच्छा दिखता हो लेकिन वो क्रिमिनल है, एक मर्डरर है, और एक मर्डरर इतनी बड़ी फैमिली की बेटी के साथ शादी कैसे कर सकता है, ऐसा बोल रहे थे। और सोफिता उन्हें कुछ सुनाने के लिए जा रही थी, तभी जेठ उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि तुमने बोला था ना उनकी बातें नहीं सुनना, लेकिन तुम उनको ऐसे रिप्लाई करने के लिए जा रही हो, इसका मतलब तो ये हुआ ना तुम्हें भी फ़र्क पड़ता है, जो वो लोग बोल रहे हैं शायद वो कहीं ना कहीं सच है। तो अभी सोफिता बोलती कि ये सब चीज़ों को तुम छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसे रहने दो। तो अभी जेठ बोलता है कि हाँ एक बात याद रखना, मैं एक मर्द हूँ और मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं बहुत बड़े पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पर हमेशा लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। और अब ये लोग आधे से ज़्यादा बात तो बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना, तुम भी मानती हो मैं जा चुका हूँ, मैं एक मर्डर हूँ, और अब एक मर्डर होने के बाद मैं इस फैमिली में, इस कंपनी में कैसे एडजस्ट हो सकता हूँ, जबकि इस कंपनी में कोई भी खुश नहीं मेरे होने से, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि इसीलिए मैं जॉब छोड़ा बोल के वहाँ से चला जाता है। सोफिता ऑफिस में जाती है और वो सोच रही थी कि ये कैसा कर सकता है, कितना बड़ा पागल है, उसे क्या लगा कि वो उसे जॉब छोड़ के जाएगा तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तभी तुप्ती में आके बोलती कि सोफिता क्या सच्ची में आप उसे डेट करने वाले हो। सोफिता बोलती कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो अच्छा दिखता है, वो उसने हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, मैं उसे डेट नहीं कर सकती क्या। तभी तुप्तिम भी सेम ही चीज़ें बोलते हैं कि आप इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करती हो और आपकी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड था जेठ, और उसका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है नहीं, तो मुझे नहीं लगता आपको उसे डेट करना चाहिए, ऐसा वो बोल देती है। जो सुनने के बाद सोफिता को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सोफिता अपने घर पे थी, वो अपने पापा से बोलती कि पापा मैं जेठ को छोड़ने नहीं दे सकती ऑफिस, वो कैसे कर सकता है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि पर जेठ अपने सामान लेके यहाँ से भी जा चुका है। सोफिता भागते हुए जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि सोफिता के पापा एक पास्ट याद कर रहे थे। तो सोफिता के पापा ने जेठ को बोला था कि भले ही अभी जो भी हुआ हो लेकिन तुम इस घर को मत छोड़ना, तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो। तभी सोफिता ये बोलता है जेठ कि मैं नहीं चाहता सोफिता के बारे में कुछ भी लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे, मेरी वजह से ऑलरेडी आप लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ मैं सोफिता के बराबर हूँ, मतलब इतना स्टेबल हो कि मैं सोफिता को सपोर्ट कर सकूँ, और अभी जो लोग सोफिता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरी वजह से, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी लाइफ पार्टनर को मेरी वजह से कुछ भी सुनना पड़े। तो मैं तब वापस आऊँगा जब मैं अपना स्टेबल करियर बना पाऊँ। तभी जेठ को ये बोलते हैं सोफिता के पापा कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं और तुम कैसे करोगी ना, तुम्हारे पास कुछ बैकअप है। तभी जेठ बोलता है कि आपने भी तो जीरो से स्टार्ट किया था ना सर, मैं भी कोई जॉब ढूंढूंगा और कुछ पैसे सेव करने लगूंगा, भले ही छोटा बिजनेस हो लेकिन मैं इतना काबिल बन के आऊँगा कि सोफिता को जब मैं अप्रोच करूँ, सोफिता के साथ शादी करने के लिए बोलूँ तो लोग के मुंह बंद हो जाए, ऐसा बोलता है। और उसके बाद अभी प्रेजेंट में सोफिता चलती है सीधा वहाँ पर जेठ जिस घर पे रह रहा था वहाँ पर, लेकिन वहाँ से ऑलरेडी जेठ जा चुका था। और हिया को जेठ ने ये बोला हुआ था कि सोफिता और उसके पापा का ख्याल रखना, और साथ ही में ये भी बोला गया था कि सोफिता को फॉलो ना करे, सोफिता जेठ को फॉलो ना करे। लेकिन सोफिता भागते हुए जाती है, जेठ अपने बाइक से जा रहा था, सोफिता उसे रोकने की ट्राई कर रही थी, जेठ वहाँ से निकल जाता है। सोफिता चिल्लाते हुए बोलती कि मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई थी जेठ, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूँगी बोल के वो चिल्लाते हुए बोलती हर बोलती कि तुम जितना भी टाइम लगाओगे ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूँगी। और सोफिता देखती रह जाती है, जेठ वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सीधा 1 महीने के बाद वाला सीन दिखाया जाता है। सोफिता की कंपनी में पोंग आया हुआ था, लेकिन उसका जो रहन सहन, जो गेटअप था वो बहुत बदला हुआ था। पहले तो धूप दिन के ऐसा लग रहा था कि इसने पक्का रेंट में ये कपड़े लाया होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं था। वो बोलता कि ये सच में मैंने खरीदा हुआ है और मेरे बस कब से वेट कर रही है तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए, जल्दी से बुलाओ बोल देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोफिता को। सोफिता बहुत ज़्यादा अपसेट थी, अभी भी वो जेठ को बहुत मिस कर रही थी। अब क्या कर सकती है, ना तो जेठ को ढूंढ सकती थी। तभी तुप्तिमा के बोलती है कि अकरा चाओंग सिटी का प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहता है, उसे कुछ बिजनेस करना है आपसे, मतलब हमारी कंपनी से, ऐसा वो बोलती है। तभी सोफिता बोलते है कि उसने तो कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं हम लोगों से, एक काम करो उसे मना कर दो। तभी जो तुप्तिम थी वो बोलती कि वो मिलने के लिए इंसिस्ट कर रहा है और पोंग आया हुआ है उसके तरफ से। ये सुनने के बाद
बाद सोफिता बाहर आती है और वो पोंग से बोलती है कि मैंने सुना था तुम्हारे पापा रियल एस्टेट के बिजनेसमैन है, तुम्हारी कंपनी मेरे साथ काम करना चाहती है क्या, मेरी कंपनी के साथ। ये सुनने के बाद पोंग बोलता है कि नहीं, वो मेरे पापा की कंपनी से नहीं आया हूँ, मैं किसी और का असिस्टेंट हूँ और मेरे बस आपका वेट करे, जल्दी करो, ये बोल देता है। और उसके बाद सोफिता उसे फॉलो करती है और उसके बाद एक जगह पे जाने के बाद पोंग बोलता है कि और है मेरे बस। और जब सोफिता उसको देखती है, सोफिता के पीछे पीछे उसके एम्प्लॉय भी गए हुए थे, तो जब सब लोग उसे देखते हैं तो शॉक हो गए थे, क्योंकि ये तो जेड था। और टाइसून मतलब इतना हैंडसम लग रहा था और स्माइल के साथ बैठा हुआ था। सोफिता का तो एक्सप्रेशन ही बदल गया। साथ में पीछे जो एम्प्लॉय लोग थे, जो पहले जेड को क्रिमिनल होने पे कोस रहे थे, मतलब क्रिमिनल है, अभी वो बोले थे इतना हैंडसम, अरे प्रेसिडेंट, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं। और सोफिता ऐसे जेड को देखने के बाद उसे देखते रह गई थी। और जेड उसके पास आता है और वो बोलता है कि मैं अभी अकराचौंग सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है, आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करने में मज़ा आएगा, ऐसा बोल के उसे हैंडशेक करता है। और उसके बाद सोफिता बोलती कि तुम कब से काम कर रहे हो वहाँ पर। जेड कुछ बोलता नहीं है और फिर से जेड बोलता है कि एक्चुअली आज मैं बस इसी काम से नहीं, दूसरे काम से भी आया हुआ हूँ। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि केट थी वहाँ पर, केट को मेरी असिस्टेंट को बुलाओ बोल के। जो केट थी वो एक फ्लावर का बुके लेके जेड को देती है। और उसके बाद जेड सोफिता को बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर आज तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने आया था, बोल देता है। ये सुनने के बाद सारे ऑफिस के एम्प्लॉय का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। और तभी सोफिता थोड़ा भाव खाते हुए बोलती कि किसने कहा मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद केट आती है और वो जेड के थोड़े साइड से बोलती कि सोफिता अगर तुम नहीं करोगी तो क्या मैं कर सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। तभी सोफिता उससे बोलती कि हटो यहाँ से। और उसके बाद जेड स्माइल करने लगता है। सोफिता फिर से बोलती कि मैं अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, मेरा स्टेटस सोसाइटी में बहुत बड़ा है, और तुम्हें क्या लगता है ऐसे फूल का बुके लेके मुझे प्रपोज करोगी और मैं ओके बोल दूँगी। पोग बोलता है कि देखो इसके नखरे, फिर से ड्रामा क्वीन बन रही है। तभी जेट स्माइल करता है और उसके बाद जेट उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर ऐसे अकेले आया हुआ हूँ। और तभी वहाँ पर सोफिता के पापा आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आओगे और ऐसे अकेले आओगी, कोई बड़ों के साथ नहीं। तभी सोफिता अपने पापा को बोलती है कि पापा आपको पता है ना इसका कोई नहीं है। तभी सरप्राइज क्या मिलता है ना, जो जेट की स्टेप मॉम थी वो आती है और वो जेड के साइड पे ऐसे खड़े होकर स्माइल करती है, बोलती है कि जो काम मैं पहले नहीं कर पाई वो मैं अभी करना चाहती हूँ। एंड देन हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। तो जब सोफिता को छोड़ के जेड चला गया था तो वहाँ पर जेड के उसके घर पे बुलाया गया था। और जो जेड के पापा थे उनके मरने के बाद उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी जेड के नाम पे भी किया हुआ था। और अब पति के मरने के बाद उनके दो बच्चे बहुत छोटे थे और अब उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी थी ना, जेड की स्टेप मॉम की हेल्थ, तो उन्होंने सारे गिले शिकवे बुला कर जेड से माफ़ी भी मांग ली थी और जेड को कंपनी संभालने के लिए बोल दिया था। और यही चीज़ें अभी प्रेजेंट में। और वो बोलते हैं कि मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और मैंने अपने एक बहुत अच्छे बेटे को ऑलमोस्ट खोते खोते बची हूँ और अभी मैं अपने लेस्ट हस्बैंड का जो ड्यूटी था वो करना चाहती हूँ। क्या मैं आप एक बड़ी होने के नाते से अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग सकती हो, बोल के वो बोलती है। ये सब सुनने के बाद सारे लोग बहुत खुश थे। सोफिता तो बस स्माइल किए जा रही थी। जेड की स्टेप मॉम सोफिता के पापा को पूछती कि क्या आप अपनी बेटी को मेरे बेटे को सौंप सकते हैं। ये सुनने के बाद सोफिता के पापा पहले अपनी बेटी को देखते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि जेड ने मेरी बेटी को एक नया लाइफ दिया हुआ है, जो सोफिता थी उसे पूरी तरह से बदल दिया है और मैं क्यों मना करूँगा, मुझे पता है मेरी बेटी जेड से कितना प्यार करती है। और इसके बाद जेड सोफिता को फ्लावर का बुके देता है और सोफिता हाँ बोल देती है। माहौल काफ़ी खुश भरा था, सब लोग बहुत खुश थे, सेलिब्रेशन हो रखा था। सडनली बाहर ब्लास्ट होता है, सब लोग भाग के बाहर आ जाते हैं। तो कुछ था नहीं, एक जगह पे ब्लास्ट हुआ था ऐसे ओपन एरिया पे। और उसके बाद जेठ पोंग को बोलता है कि पापा माँ और सोफिता सबको घर पे ले जाओ। और उसके बाद वो पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखता है लेकिन उस पर भी कुछ खास मिलता नहीं है। हम अगले सीन में देखते हैं सोफिता और केट रिंग के ग्रेबार्ड पे गए हुए थे और सोफिता बोलती है कि मैं जेड से शादी करने वाली हूँ, मुझे लगता है तुम सबसे ज़्यादा खुश होती, लेकिन मुझे बस बुरा लगता है वो जेड नहीं था या फिर क्रीथा नहीं था जिसकी वजह से तुम मरी थी, मेरी एरोगेंस के चक्कर में तुम्हारी जान चली गई थी। तभी केट बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे रिन ने एक बार बोला था कि वो
कभी भी जेठ को हर्ट करना नहीं चाहती। तब तो मैंने नहीं समझा था, लेकिन मुझे अब लगता है मैं समझ रही हूँ। वो कभी भी जेठ को पसंद नहीं करती थी और उसका फर्स्ट चॉइस कभी भी जेठ नहीं था। भले ही तुम उन दोनों को रोकने की ट्राई ना करती, जेठ और रिन को, तब भी वो पृथा को ही चूज करती, क्योंकि पृथा उसे इतना मैनिपुलेट कर चुका था। और जेठ कभी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, ना ही तुम ऐसा हो बोल देती है। और उसके बाद वो लोग वहाँ पर बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। सो पृथा आगे गई थी और वहाँ पर तुप्तिम को क्या करना था ना, जो रिन पियानो प्ले करती थी उसका म्यूजिक प्ले करना था, लेकिन किसी ने प्ले कर दिया। और वहाँ पर जाने के बाद केट को पता चलता है ये तो वो नहीं थी। जो जाने के बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कोई बंदा आके जो रिन के ग्रेवयार्ड पे फूलों का बुके था उसको कुचल देता है। हमें दिखाया जाता है बाहर सोफिता आती है और वो जेठ को देख के बोलती कि तुम अंदर क्यों नहीं आए। तभी जेठ बोलता है कि मुझे किसी का रोना पसंद नहीं, तो मैं वो देख नहीं पाऊँगा बोल के स्माइल करता है। और उसके बाद वो लोग बातें कर रहे थे, तभी केर और तुप्तिम भागते हुए आते हैं। जेठ पूछता है कि क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसे क्यों भाग रहे, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। पहले तो केट बोलती कि हाँ हमने भूत ही देख लिया, बाद में वो जैसे तैसे बात को टाल देते हैं। जेठ सोफिता से बोलता है कि पता है पहली बार मैं तुम्हें यहीं पे मिला था, जब रिन मरी थी उसके ग्रेवयार्ड पे तुम आई हुई थी और मैंने तुम्हें देखा था और उसके बाद ही मैंने तुम्हें फॉलो किया था स्टूडियो तक। और अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता नहीं था कि उस दिन कभी ऐसा हो भी सकता है कि आज हम दोनों शादीशुदा हैं, मतलब शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद सविता स्माइल करती है। और उसके बाद अब हम सीधा चलते हैं वेडिंग वाला टाइम। फाइनली इतना अच्छा लगा ना। आप लोग बताओ क्या होता है। शादी का वेन्यू था, वहाँ पर कोई बंदा इन लोगों को नज़र रख रहा था, तो बाद में रिवील होता है ये कोई और नहीं रीथा ही था। तो शादी के वेन्यू के अंदर दोनों की बहुत खूबसूरत तरीके से शादी हो जाती है। सब लोग उन लोगों को कंग्रेचुलेट करते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। यहाँ पर एपिसोड नंबर 18 ख़त्म हो गया। इसका आखिरी एपिसोड या तो कल शाम को या फिर परसों तक मैं डाल दूँगी। और मुझे आप लोग बताओ, ड्रामा तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा। मैंने तो एपिसोड 1 से लेकर 19 तक बहुत इंजॉय करके देखा हुआ है। मुझे आप लोग अपना कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, अपना थॉट इस ड्रामा को लेकर। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।